प्योर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की। एमपी के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। अधिकारियों की रिश्वतखोरी मामले में एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। मामले में सीबीआई ने डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे को आरोपी बनाया। अब इस मामले में सीबीआई के 4 अधिकारियों समेत कुल आरोपियों की संख्या 23 पर पहुंच चुकी है। सीबीआई ने आरोपियों की फोन पर हुई बातचीत को कार्रवाई का आधार बनाया और अब सीबीआई आरोपी बने अफसरों के द्वारा पहले की गई दूसरी जांचों की भी फाइल खोलने की तैयारी में है। मामले में अब तक कार्रवाई में सीबीआई की 7 कोर टीम और 3 से 4 सहायक टीमों ने भोपाल, इंदौर, रतलाम समेत जयपुर में 31 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुल 2 करोड़ 33 लाख नगद, 4 सोने के बिस्किट और 36 डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। आरोपियों से 150 से अधिक अनाधिकृत दस्तावेज भी मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच लगातार हो रही है सीबीआई के द्वारा और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी ताजा अपडेट आपको क्या मिल पा रहा है? देखिए ऋतु, सबसे बड़ा और सबसे जो डिफरेंट बात है, ये यूनिक मामला ऐसा है कि जहां सीबीआई अफसर ही सीबीआई अफसरों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। दरअसल जिन सीबीआई अफसरों पर पूरी जिम्मेदारी थी नर्सिंग घोटाले को उजागर करने की, हकीकत सामने लाने की, अब वही कार्रवाई के दायरे में है और अब कुल 4 अफसर इस कार्रवाई के जद में आ गए हैं। दिल्ली से आई टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें अब 2 नाम और जुड़ गए हैं, जिनका अगर हम जिक्र करें तो 2 और जो सीबीआई अधिकारी हैं, डीएसपी आशीष प्रसाद और इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे, ये 2 नाम और अब इस कार्रवाई में आ गए हैं। ये दोनों सीबीआई अफसर हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन हुआ है। इससे पहले 2 नाम जो सीबीआई से जुड़े हुए थे, सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज था, हालांकि उन्हें पद से हटा दिया गया अभी, और सुशील कुमार मजोकर इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये कुल 4 सीबीआई अफसर हैं जो इस कार्रवाई के दायरे में। लेकिन आपको बता दें, इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आधार बना है वो फोन से बातचीत का आधार बना है। जो जानकारी दिल्ली से आई सीबीआई की टीम को मिली थी, काफी लंबे समय से लगातार वो मॉनिटर कर रही थी अलग अलग तरीकों से, और ये भी जानकारी आई कि 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की घूस या रिश्वत इन्हें दी जाती थी। और इतना ही नहीं, मीडिएटर होता था, जो संचालक होते थे नर्सिंग कॉलेजों के, और उनसे जुड़े जो लोग होते थे वो मीडिएटर का काम भी करते थे। और ये जो रिश्वत थी केवल इन सीबीआई अफसरों को नहीं, बल्कि जो सहयोग के तौर पर सरकार की तरफ से सीबीआई के लिए जो कुछ और कर्मचारी भी दिए गए थे काम के सहयोग के लिए, उन तक भी रिश्वत पहुंचती थी 25 से 50 हजार रुपए तक। इसके अलावा जो इसमें पटवारी थे, ये भी बताया जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी था, उन तक भी पैसा पहुंचता था। तो ये वाकई बहुत बड़ा मामला है। बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी गई थी जो 10,000 स्क्वायर फीट में चल रहे हैं, 12,000 स्क्वायर फीट में चल रहे हैं, या 15,000 स्क्वायर फीट में चल रहे हैं, या फिर जमीन पर कहीं हैं ही नहीं। जबकि किसी नर्सिंग कॉलेज के लिए जो पैमाना होता है, पैरामीटर्स होता है, उसके लिए आपके किसी भी संस्थान के पास कम से कम 23,000 स्क्वायर फीट का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो हर हाल में होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, एक तय फैकल्टी होनी चाहिए, ये तमाम वो पैरामीटर जब आपका नर्सिंग कॉलेज ओके होता है। लेकिन तमाम जो नर्सिंग कॉलेज थे उनके लिए न केवल उन्हें लाइसेंस मिला था, बल्कि लंबे समय से, सालों से चल भी रहे थे। बावजूद जब हकीकत सामने आई तो चौंकाने वाली थी। लाखों छात्रों का, जो नर्सिंग छात्र हैं, उनका भविष्य अधर में था। और एक और बात ऋतु बता दें, दरअसल जो रिश्वत लेने का तरीका था वो कॉलेज में स्टूडेंट की क्षमता के आधार पर लिया जाता था, और इसी आधार पर जो घूस की रकम तय होती थी, और इसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता था। इसमें यानी कि एक पूरा रैकेट था। अभी ये 4 अफसर सामने आए हैं। इन 4 अफसरों को मिलाकर कुल 23 आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक हो चुके हैं, जो दिल्ली की टीम ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। और आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और भी बड़ा होगा, चूंकि लगातार कार्रवाई चल रही है, जांच कर रही है सीबीआई की टीम। बहुत लंबे समय से ऋतु मॉनिटर दिल्ली की टीम इस पूरे मामले को कर रही थी। जी जी जी, वाकई देखिए, सवाल यहां पर गंभीर ये भी उठते हैं कि सबसे विश्वसनीय, देश की सबसे विश्वसनीय
जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई, जिसको ये जिम्मा सौंपा गया, उसमें से ही अधिकारी लिप्त निकले हैं, संलिप्तता उनकी निकली है, उनके रेट जो है फिक्स्ड थे। और अब जब ये सारा मामला सामने आया है तो कार्रवाई तो चली होगी, पर आखिर आगे भरोसा भी कैसे होगा कि आखिर ये अधिकारी वाकई में जांच कर रहे हैं या इनकी भी संलिप्तता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने के मामले में नाबालिग आरोपी के साथ बालिगों जैसा व्यवहार किया जाए, इस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पुणे पुलिस ने कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिगों की तरह ट्रीट करने की एप्लीकेशन दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस कोर्ट में पेश भी करेगी। एक दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 19 मई की देर रात तक एक नाबालिग लड़के ने तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया था, जिनकी हादसे वाली जगह मौत हो गई थी। इसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी लड़के को निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की शर्त पर जमानत दे दी थी। और इस मामले से जुड़ी एक और जानकारी मिल रही है। पुणे में लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने के नाबालिग आरोपी और उसके पिता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब परिवहन विभाग ने भी उन पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और कार पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। गाड़ी बेंगलुरु से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के जरिए मंगवाई गई थी, लेकिन पुणे में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, जिसकी फीस महज 1700 रुपए है और बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के मार्च से ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। इस पर अब परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। रईसी के नशे और दोस्तों के सामने टशन दिखाने के लिए एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद उसे महज 15 घंटे में निबंध लिखने और सोशल सर्विस की शर्त पर जमानत दे दी गई। लेकिन इस हादसे में 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी रातों रात दुनिया ही उजड़ गई, उनके सपने चूर चूर हो गए। वो है अश्विनी और अनीस का परिवार। उम्र के आगे गुनाह छोटा पड़ गया, अपराध के आगे कानून छोटा पड़ गया और मौत के आगे जिंदगी छोटी पड़ गई। एक 17 साल के नाबालिग की लापरवाही ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। 2 घरों में मातम पसर गया। पुणे के इस बिल्डर ने अगर अपने नाबालिग लाडले को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया होता तो रईसी के नशे में चूर होकर 17 साल का नाबालिग साधारण सड़क को रेसिंग ट्रैक न समझता और 2 घरों का चिराग न बुझता। मध्य प्रदेश के दोनों घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दोनों परिवारों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी कल्पना उन्होंने की ही नहीं थी। दोनों घरों में युवा इंजीनियर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उनकी कामयाबी पर दोनों परिवारों को नाज था। अश्विनी का पार्थिव शरीर जबलपुर में उनके घर पहुंचा तो परिवार की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परिवार वालों का अपनी बच्चे की मौत के बाद से बुरा हाल है। वो दुखी तो है ही, साथ ही पुलिस की कार्रवाई और नाबालिग आरोपी को मिली जमानत से गुस्से में भी है। ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीजों की तो चेकिंग होनी चाहिए। 21 मई को दिल पर पत्थर रखकर परिवार ने अपनी बेटी अश्विनी को अंतिम विदाई दी। साथ ही नाबालिग आरोपी की परवरिश पर भी सवाल उठाए और उसके माता पिता को भी सजा देने की मांग की। सबसे पहले तो माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए। बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो, और इतना बड़ा हादसा दोबारा ना हो तो कानून ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब उसको एक वो मिलना चाहिए कि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। पुणे में हुए इस दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश के उमारिया के आत्माराम अवधिया के परिवार ने भी अपने घर का चिराग खो दिया है।
उनके सहारे को एक नाबालिग की सनक ने उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए। लेकिन उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने नाबालिग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। 304 के तहत मुकदमा बनता है और उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जबकि जमानत दे दिया है और जमानत भी उसका कैंसिल होना चाहिए। वहीं अब पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन ने जिस पब में नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी उसे सील कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने पब का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और देर रात तक चलने वाले पब और बार पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम भी चलाई है। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। राधिका खेड़ा ने नोटिस भेजा है, नोटिस का जवाब भेजा है। सुशील आनंद शुक्ला के नोटिस का जवाब भेजा। दरअसल नोटिस में राधिका ने अपने आरोपों को दोहराया है। 3 दिन में सुशील आनंद को माफी मांगने को भी कहा है, वरना कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है राधिका खेड़ा के द्वारा। तो राधिका खेड़ा ने कांग्रेस नेता के मानहानि नोटिस का जवाब दिया है और साथ ही साथ माफी मांगने की बात भी उनके द्वारा कही गई है और यह भी कहा गया है कि अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, मानहानि का जो नोटिस है वो दिया गया है, जवाब जो है राधिका खेड़ा के द्वारा सुशील आनंद शुक्ला को दिया गया है, माफी की मांग की गई है। क्या कुछ अभी कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है? क्या वाकई वो माफी मांगेंगे या वो भी कोई एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने नोटिस का जवाब दिया है और अपने इस नोटिस में राधिका खेड़ा ने कई तथ्यों के खुलासे भी किए हैं, जिसमें कोरबा में किस तरह से उनके साथ रिजॉर्ट में क्या कुछ हुआ था इस बारे में भी जिक्र किया गया है। और दरअसल आपको बता दें कि जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख और राधिका खेड़ा के बीच आपसी विवाद को लेकर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस संचार प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद ही कांग्रेस जब विवाद बढ़ गया तो कांग्रेस संचार प्रमुख के द्वारा राधिका खेड़ा को लीगल नोटिस भेजा गया था और अब राधिका खेड़ा ने इसका जवाब दिया है और अपने इस जवाब में राधिका खेड़ा ने कांग्रेस संचार प्रमुख के दावे को गलत बताते हुए 3 दिन के भीतर उनसे माफी मांगने की जो है वो बात कही है। और जब छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी तो राधिका खेड़ा के वकील के द्वारा भेजे गए इस लीगल नोटिस में ये भी बताया गया है कि जब न्याय यात्रा चल रही थी तो किस तरह से कोरबा के एक रिजॉर्ट में राधिका खेड़ा के सामने शराब की पेशकश की गई थी और इसी दावों को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख के द्वारा राधिका खेड़ा को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा गया था और अब राधिका खेड़ा ने अपने इन सभी दावों को सही बताते हुए जो है लीगल नोटिस को अनुचित बताया है और माफी मांगने की बात भी जो है कही है और अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो कानूनी कार्रवाई की बात भी उन्होंने कहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई। ठीक 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 तनु, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। एमपी में 27 जगह पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी, राजगढ़, छतरपुर में लू का अलर्ट है। पन्ना में गर्म हवाओं के साथ ही लू का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, नीमच, मंदसौर में हीट वेव का अलर्ट है। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में हीट वेव का अलर्ट है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा में हीट वेव होगी। सतना, रीवा, अनूपपुर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी लगातार बढ़ रही है और अब आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, पारा और ज्यादा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अब ये गर्मी बढ़ेगी और लोगों को परेशान करती हुई नजर आएगी। 27 जगहों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलेगी।
ज्यादा जानकारी लेंगे आखिर क्या हाल है गर्मी का। ग्वालियर में भी, छतरपुर में भी सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र परमार हैं छतरपुर से, तो वहीं सुशील कौशिक ग्वालियर से हैं। सुशील, क्या हाल है गर्मी के ग्वालियर में? कितना पारा पहुंच रहा है? अब तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि और ज्यादा पारा बढ़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ गर्मी अपने चरम पर है। तापमान के पारे की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में 47 डिग्री तक तापमान का पारा पहुँच चुका है, जो सबसे ज़्यादा दतिया में रहा था। इसके अलावा ग्वालियर में भी अब संभावना ये है कि आज और कल पारा 46 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा अधिकतम तापमान का। इसके अलावा भिंड, मुरैना, श्योपुर सहित अन्य जो ज़िले हैं वहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री के पार रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं चल रही है, आ रही है, उन गर्म हवाओं के चलते ग्वालियर चंबल अंचल जमकर तप रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू का अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। 25 मई तक ग्वालियर चंबल अंचल में लू का असर रहेगा। इसके बाद दोतपा शुरू होगा तो गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी 10 जून तक। तो मौसम विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बच्चे और बुजुर्गों को दोपहर 12 से लेकर शाम 4-5 बजे के बीच घर से ना निकलने दे, ज़रूरी काम ना हो। तो इसके अलावा जो बाइक से सफ़र करने वाले हैं या और जो लोग हैं जो दोपहिया वाहनों से सफ़र करते हैं, उनको भी दोपहर 12 से 4 बजे तक यात्रा न करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही पानी सहित अन्य संसाधन अपने साथ रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। तो निश्चित तौर पर आने वाले 4-5 दिन ग्वालियर चंबल अंचल के लिए भारी रहेंगे, लेकिन गर्मी की बात है तो गर्मी से राहत 10 जून के बाद ही ग्वालियर चंबल अंचल को मिलेगी। तो अभी गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। ठीक नरेंद्र, भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है और ज्यादा भीषण होने की कगार पर आने वाली है। अलर्ट भी जारी किया गया है। तापमान आखिर वहां पर कितना है और कब तक राहत मिलेगी आखिर आम जनता को? क्या कहते हैं एक्सपर्ट? देखिए ऋतु, बिल्कुल सही कहना है। जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग का जो अनुमान था वह बिल्कुल सही साबित हो रहा है। छतरपुर जिले सहित आसपास का जो इलाका है, यानी ये कह लें कि बुंदेलखंड का जो समूचा इलाका है, इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। यहाँ पर जो राजस्थान से जो गर्म हवाएं चल रही हैं वो लगातार 3 दिन से इस इलाके में डेरा डाले हुए हैं और लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक इन गर्म हवाओं का, यानी जो लू चल रही है, लपट चल रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है, जिनका जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। तापमान की जो बात की जा रही है, तापमान छतरपुर जिले का जो नौगांव कस्बा है वहां का तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है, यानी 46 डिग्री को छू रहा है। तो वहीं बिस्पर्टन नगरी खजुराहो की तापमान की बात की जाए तो 44.8 डिग्री तापमान वहां का पहुंच गया है। पारा में अचानक से आई इस बढ़ोतरी को देखते हुए समूचे इलाके में यहाँ पर लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित गर्मी ने किया है, जिसको लेकर लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ी हुई है और वहां पर जो पंखे लगे हैं उनसे राहत नहीं मिल रही है। तो मरीज जो है अपने निजी कूलर लेकर जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। कुल मिलाकर ही कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो गर्म हवाएं हैं जो लगातार चल रही हैं, उनको लेकर बुंदेलखंड का जो समूचा इलाका है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि दहल रहा है, यहाँ पर दहक रहा है। और तापमान में अचानक से जो बढ़ोतरी हुई है, करीब 46 डिग्री के आसपास तापमान प्रतिदिन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हाल यहाँ पर बेहाल है और गर्मी का जो मिलती नहीं नजर आएगी। 9 तपा भी आने वाला है और ज्यादा भीषण गर्मी और ज्यादा लोग परेशान होते नजर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। 13 से 15 जून के बीच मानसून पहुंच जाएगा छत्तीसगढ़। 1 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। हाल ही में अंडमान निकोबार पहुंचा है मानसून। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में तापमान बढ़ने की संभावना है। कई जिलों में हल्की बारिश के आसार भी जताए गए। तो छत्तीसगढ़ में मानसून का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि हम कई दिनों से तस्वीरें ये भी देख रहे हैं कि कई जगह पर बारिश हुई, ओले गिरे, मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। पर पूरी तरह से चूंकि मानसून अभी एक्टिव नहीं हुआ है, कहीं कहीं पर बारिश हमने देखी, पर अभी गर्मी कुछ दिन तक सताएगी और उसके बाद जो है 10 जून के बाद कभी भी मानसून एक्टिव हो सकता है और लोगों को पूरी तरह से गर्मी से राहत मिल सकती है। पर अभी आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में भीषण गर्मी हो सकती है। ग्वालियर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लाठी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला किया गया। दोनों पक्ष के 14 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को भर्ती करा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला भी दर्ज किया है। बिजौली के दुलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों में वाद, उसके बाद लड़ाई, रात घूसे चले हैं। खूनी संघर्ष देखने को मिला है ग्वालियर में। लाठी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला किया गया। बुरी तरह से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मामला भी
दोनों तरफ पर दर्ज कर दिया। बालाघाट का जिक्र करते हैं। बस यहां पर हादसे का शिकार हुई है। बेकाबू होकर सड़क उतर गई बस जो है। दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। बाराती थे, ये सभी घायल हैं। सभी का इलाज जारी है। ढेमा से मोगांव ये बस जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई और गंभीर रूप से कई सारे लोग इसमें घायल हैं, कुछ सामान्य रूप से घायल हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बड़ी लापरवाही यहां पर ड्राइवर की बताई जा रही है। हालांकि ये एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था और इसके हाथ में गाड़ी दे दी गई। ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, तेज रफ्तार भी गाड़ी थी और हो सकता है नशे में भी ये रहा हो, जिस वजह से यह हादसा पेश आया है। हालांकि ये जांच का विषय है। अब इस मामले में संज्ञान लिया गया है, जांच पड़ताल जारी है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। ग्वालियर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी कुल्हाड़ी से